तो लास्ट क्लास में हमने यूरोपियन यूनियन को गहराई से समझा और जाना, और आज हम समझेंगे बेटा आसियान। आसियान एक और सत्ता का वैकल्पिक केंद्र है जिसको हम अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर कह सकते हैं। आज की दुनिया जहां पर अमेरिका जैसा एक पावरफुल कंट्री पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है, अमेरिका के सामने कई सारे ऐसे अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर उभरे हैं पिछले 30-40 साल के दौरान, जो आज अमेरिका को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एक तरीके से चैलेंज करते हैं और उसके डोमिनेंस के सामने झुकते नहीं हैं। एक के बारे में हमने पढ़ा, यूरोपियन यूनियन, जो शायद अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर है। और इसके बाद एक और प्रोमिनेंट ग्रुप हमें देखने को मिलता है जो हाल ही में काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है अपनी नीतियों के कारण, अपने मेंबर्स की कामयाबी के कारण, और ओवरऑल उसने जो कुछ भी कंट्रीब्यूट किया टू द वर्ल्ड उसके कारण। दैट इज कॉल्ड आसियान। इसका नाम क्या है बच्चों? आसियान। चलो थोड़ा सा इतिहास समझते हैं कि आसियान है क्या और आसियान बना कैसे। तो बेटा आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जैसा कि मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूं कि साउथ ईस्ट एशिया है कहां पर बेटा? भारत से अगर पूर्व की ओर चलना शुरू करोगे तो सबसे पहला देश आता है कौन सा? मलेशिया। मलेशिया के बाद थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, और थाईलैंड के नीचे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनोई और उसके साथ में फिलीपींस। इन 10 देशों को और इन 10 देशों की जियोग्राफी को हम साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। पहली बात तो ये पूर्व में है और ऊपर से दक्षिण में है, इसलिए इसको हम दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिण पूर्वी एशिया। एक समय में इनके हालात भारत से भी बुरे थे। सन 1947-48 के समय में यहां पर प्रति व्यक्ति आय 200 रुपए सालाना से भी कम थी भारतीय करेंसी में। यानी यहां का एक व्यक्ति भारतीय लोगों से भी कम कमाता था। उसका जीवन स्तर भारत से भी बुरा था। गरीबी भीषण थी और चारों तरफ फैली हुई थी। कोई भी देश ऐसा नहीं कह सकता था कि उसके हालात किसी दूसरे से सही हैं। और इन्होंने कई सारे प्राकृतिक और मानवीय आपदाओं को भी झेला। कभी बाढ़, कभी सुनामी, कभी भूकंप, तो कभी गृह युद्ध जैसी स्थिति, जैसे कि वियतनाम के अंदर। लेकिन इन सभी चीजों के सामने ये टिके रहे और धीरे धीरे करके इन्होंने अपने बीच में संबंधों को सुधारा और एक बड़े संगठन का निर्माण किया जिसको आज हम आसियान के नाम से जानते हैं। तो आसियान को एस्टैब्लिश किया गया बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। बैंकॉक बेटा ये थाईलैंड की राजधानी है और बैंकॉक के अंदर ये 5 देश शुरुआत में मिलते हैं। कितने देश मिले बच्चों? 5 देश। याद रखना, आज आसियान के अंदर कुल 10 सदस्य हैं, लेकिन इसकी शुरुआत 10 देशों के साथ नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत सिर्फ 5 देशों के साथ हुई थी। और इन 5 देशों का नाम क्या था बच्चों? तो यहां पर तुम देख सकते हो, बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से इन्होंने आसियान को एस्टैब्लिश किया। इनके फाउंडिंग कंट्रीज कौन सी थी? सिंगापुर, थाईलैंड। लेटर कंट्रीज इंक्लूडेड कंबोडिया। तो आगे चल के कंबोडिया को भी इंक्लूड किया गया। थाईलैंड के अलावा सिंगापुर था, थाईलैंड था, उसी के साथ साथ में इंडोनेशिया था। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देश प्रारंभ से ही इसके मेंबर थे, लेकिन आगे चल के अन्य देशों ने भी इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आगे मलेशिया ने ज्वाइन किया, उसके साथ साथ में कंबोडिया ने, लाओस ने, ब्रुनोई ने, और धीरे धीरे करके इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 10 हो गई। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी स्थापना सन 1967 में हुई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय साइनिंग द इंडोनेशिया, मलेशिया, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, ये सारे आज आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं। अब अगर मैं आसियान के फ्लैग की बात करूं, ध्वज की बात करूं, झंडे की बात करूं, तो जैसा कि बच्चों तुम देख सकते हो, आसियान को बनाने वाले देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, आसियान को बनाने वाले देशों का नाम था इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। यहां पर बैंकॉक घोषणा पत्र यानी बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से आसियान की स्थापना सन 1967 अगस्त के महीने में की गई। और आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में मौजूद है। कहां पर मौजूद है बच्चों? जकार्ता, इंडोनेशिया में मौजूद है। आसियान के आज करंट मेंबर की बात की जाए तो यहां पर म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस और दारुल इस्लाम ब्रुनोई, यानी कुल मिला के 10 देश इसके आज सदस्य हैं। आसियान के झंडे की बात करते हैं, फ्लैग ऑफ आसियान। आसियान का झंडा क्या दर्शाता है? कई बारी यह सवाल पेपर में पूछा गया है कि आसियान के झंडे पे निम्नलिखित में से कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो बेटा यहां पर ये 10 पैडी एरिंग्स वर शोन इन द मिडल व्हिच शोज द यूनिटी ऑफ द आसियान कंट्रीज। तो यहां पर 10 धान की बालियां, बेटा पैडी का मतलब होता है धान, क्या होता है बच्चों?
धान। तो यहाँ पर 10 धान की बालियां कुछ इस प्रकार से एक साथ मौजूद है और ये 10 बालियां इसके 10 सदस्य देशों को दर्शाती हैं और क्योंकि वो एक गट्ठे के तौर पर हैं, वो एक गुच्छे के तौर पर हैं, तो दिखाती हैं कि ये एक दूसरे से किस तरीके से एक गुच्छे की तरह जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं और मिले हुए हैं। तो यहां पर 10 पैडी एरिंग्स है। क्या बच्चों? 10 पैडी एरिंग्स। क्या है? 10 पैडी एरिंग्स। यहां पर ब्लू रिप्रेजेंट द पीस एंड द स्टेबिलिटी। अगर तुम आसियान के झंडे को देखोगे तो उस पर तुम्हें नीला रंग बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा जो पीस और स्टेबिलिटी को शो करता है, जबकि रेड कलर इस पर रिप्रेजेंट करता है करेज एंड डायनेमिज्म को, यानी बदलाव की चाह और इनकी बहादुरी को, कि इन्होंने किस तरह के समय समय पर अपने देश और क्षेत्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी। व्हाइट शो करता है प्योरिटी को और येलो शो करता है सिंबल ऑफ प्रोस्पेरिटी को, समृद्धि को, जो कि ये देश प्राप्त करना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे। अब अगर हम आगे ध्यान दें आसियान के ऑब्जेक्टिव, आसियान का लक्ष्य, आसियान का उद्देश्य, आसियान चाहता क्या है, तो ध्यान देना ये 10 देश अगर किसी उद्देश्य के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए एक दूसरे के साथ आए तो वो ऑब्जेक्टिव थे 4। ध्यान से सुनो। पहला था आर्थिक विकास को तेज करना, यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। भाई ये सारे जानते थे, याद रखना, इन सभी देशों को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया था, तबाह किया था, युद्ध लड़ा था यहां पर जापान ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान होल एरिया वाज प्लंडर्ड बाय जापान एंड द एलाइड फोर्सेस। हर जगह पर बॉम्बिंग हुई, हर जगह पर लड़ाई हुई और इन सभी देशों को पता था कि अगर हमें इन सभी चीजों से जल्द ही उबरना है तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक साथ आएं, एक दूसरे से विवादों को भुलाएं, एक दूसरे के साथ हम संबंधों को बेहतर बनाएं और किसी भी तरीके से अपनी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएं ताकि देश में रहने वाले लोगों को ज्यादा आजीविका मिल सके, ज्यादा पैसा मिल सके और ज्यादा सुविधाएं मिल सके। तो पहला पर्पस क्या था बच्चों, मेरे साथ रिपीट करना, आर्थिक विकास को तेज करना, आर्थिक विकास को तेज करना। सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग यानी कि इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल कोलैबोरेशन, क्षेत्रीय शांति और स्वायत्ता को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय शांति और स्वायत्ता को बढ़ावा देने से क्या अभिप्राय है, तो क्षेत्रीय शांति का मतलब होता है रीजनल पीस, मतलब कंबोडिया लाओस पर बंदूक लेके ना चढ़ जाए, लाओस कंबोडिया पे बंदूक लेके ना चढ़ जाए। देखो मैं एक रोचक तथ्य बताता हूं, सन 2014-15 के समय की बात है, 13-14-15। तुमको पता होगा कि कंबोडिया के अंदर ना एक मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जिसका नाम है अंकोर वाट। क्या नाम है बच्चों, ये चीज याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर मौजूद है, कंबोडिया के अंदर अंकोर वाट, जिसको चोल शासकों ने 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी के मध्य बनवाया था। तो अंकोर वाट मंदिर और उसके परिसर को लेकर कंबोडिया और लाओस के बीच में विवाद हो गया। उसने कहा जी मेरा है, उसने कहा जी मेरा है, दोनों ने लाके अपनी सेनाएं बॉर्डर पर तैनात कर दी। भाई आसियान के जो बड़े देश थे जैसे कि थाईलैंड, जैसे कि मलेशिया, जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, वो गुस्सा होगा, उन्होंने बोला ये तो तुम हमारे ऑब्जेक्टिव से ही परे जा रहे हो, हमारा तो पर्पस था डेवलपमेंट विद पीस। क्या था, डेवलपमेंट विद पीस। जब मामला बातचीत से शांत हो सकता है तो बंदूकें क्यों तान रहे हो और किसको दिखा रहे हो, आओ बैठ के बात करते हैं। इन्होंने बात करी, बड़े देशों ने ऑब्जर्व किया जैसे कि थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया ने, और शांति वार्ता करवाई और अंततः ये इतना बड़ा विवाद जिसके लिए लग रहा था युद्ध होके ही रहेगा, शांतिपूर्वक तरीके से कुछ ही महीनों के अंदर निपटा दिया गया। दोनों ही सेनाएं पीछे हट गई और पूरी दुनिया में आसियान की जो इमेज थी बहुत पॉजिटिव बनी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने आसियान में पैसा लगाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें यह बिलीव हो गया कि हमारा पैसा सुरक्षित है। कल को आसियान में कितनी ही बड़ी बात क्यों ना हो जाए, ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर बात करना और मामले को हल करना जानते हैं, मैच्योर कंट्रीज हैं। और इस तरीके से आसियान में निवेशकों की बाढ़ आ गई। और मैंने बता दिया ना, आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग और क्षेत्रीय शांति और स्वायत्ता को बढ़ावा देना और यूनाइटेड नेशन के नियमों को फॉलो करना। जैसे कि मैंने बोला ना, प्रमोट सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर और प्रमोट पीस। अब बात करेंगे हम 3 पिलर्स ऑफ आसियान। पिलर्स का मतलब क्या होता है, स्तंभ। अगर हम आसियान को एक इमारत, एक बिल्डिंग के तौर पर इमेजिन करें तो हमें देखने को मिलेगा कि वो 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। ये 3 पिलर ही आसियान को स्ट्रेंथ और पावर देता है। और ये 3 पिलर कौन कौन से हैं, तो आसियान के अगर हम पिलर्स की बात करें, कीपिंग इन द माइंड द ओवरऑल डेवलपमेंट बाय आसियान, 3 institutions were created in 2003. These are called the 3 pillars of ASEAN. तो यहां पर आसियान के विकास के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए 3 पिलर्स को स्टैब्लिश किया गया, 3 पिलर्स बनाए गए। और ये 3 पिलर कौन कौन से बच्चों, एक तो आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी,
आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी। चलो मैं थोड़ा गहराई से तुम्हें समझाता हूं कि आखिरकार मैं बात किस बारे में कर रहा हूं। लेट्स टॉक विद डेप्थ। थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि आसियान है कौन और आसियान काम क्या करते हैं। तो अगर मैं बात करूं आसियान की, तो ये हमारा भारत है। भारत से तुम्हें पूर्व की ओर, आगे की ओर देखना है तो तुम्हें देखने को मिलेंगे ये आसियान के देश। यहां पर तुम देख सकते हो आसियान के सदस्य देशों को। सबसे पहले आता है म्यांमार, फिर आता है लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, नीचे है इंडोनेशिया, और यहां पर आता है ब्रुनोई, और यहां पर आता है फिलीपींस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन 10 देशों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? आसियान। इनके ग्रुप को, ग्रुप बना कब था? 1967 में। कौन से समझौते से? तो दैट वाज बैंकॉक डिक्लेरेशन या घोषणा। तो बैंकॉक के अंदर इनका समझौता हुआ था जहां पर आसियान को एस्टैब्लिश किया गया था। लेकिन जाहिर सी बात है हर काम के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो आसियान को बनाने के पीछे कारण क्या था? तो ये सारे देश इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्डेड थे और इनको पता था कि अगर दुनिया में हमें किसी भी देश के साथ ट्रेड डील्स करनी है, अगर हमें किसी भी देश के साथ इकोनॉमिकल रिलेशंस को सुधारना है, और अगर हम अकेले गए तो हमें इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि हम कोई बड़ी मार्केट तो है नहीं, हमारे पास बहुत पैसा तो है नहीं, वी विल बी इग्नोर्ड। तो क्यों ना हम 1 से 2 और 2 से 4 हो जाए और साथ मिलकर कलेक्टिवली अपनी इकोनॉमिकल बेटरमेंट के लिए हम काम करें। और इस तरीके से इन देशों ने एक साथ आकर एक इकोनॉमिकल संगठन बनाया। याद रखना, आसियान का सोल पर्पस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पीस और डेवलपमेंट था। क्या था बच्चों? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पीस और डेवलपमेंट। आसियान बिल्कुल भी यूरोपियन यूनियन की तरह नहीं है। आसियान बिल्कुल भी किसी और संगठन की तरह नहीं है कि ये मिलिट्रीली किसी और को प्रेशराइज करना चाहते हैं, ये दुनिया में अपने आप को डोमिनेंट दिखाना चाहते हैं, ये आपको डराना चाहते हैं, ये आपको धमकाना चाहते। ऐसा नहीं है आसियान। आसियान का सोल मोटिव है कि भैया हम सिर्फ अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने लोगों का इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल डेवलपमेंट चाहते हैं। हमारे लोग एक बेटर जिंदगी जी सके, उनके पास रोजगार हो, उनके पास सर पे छत, शरीर पे कपड़ा और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी हो, उन्हें बेटर एजुकेशन मिल सके, बेटर हेल्थ केयर मिल सके, बेटर फैसिलिटीज मिल सके। और इसके लिए शायद कोई एक देश कमजोर पड़ सकता है, तो हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, साथ में चलेंगे, रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, बिजनेसेस को स्प्रेड करेंगे और इवेंचुअली कलेक्टिवली हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ताकि हम में से कोई आगे और कोई पीछे ना रह जाए। और इसी पर्पस के साथ जो संगठन बना उसे बोलते हैं आसियान। क्या बोलते हैं बच्चों? आसियान। तुम देख सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो आसियान क्या है और आसियान कहां पर है। चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आसियान किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से काम करता है। तो यहां पर 3 पिलर्स मैंने बोला था कि आसियान के बच्चों 3 पिलर है। ये 3 पिलर कौन कौन से हैं? तो 3 पिलर्स ऑफ आसियान। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। तो सबसे पहले इनकी सिक्योरिटी कम्युनिटी है। सिक्योरिटी कम्युनिटी ये कहती है कि हम ना एक ऐसा सुरक्षा का मंच तैयार करेंगे जो कि सभी प्रकार के मामलों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने पर बल देगा। आसान भाषा में बताऊं तो रेजोल्यूशन थ्रू टॉक्स। क्या बोलेंगे बच्चों? रेजोल्यूशन थ्रू टॉक्स, यानी कि बातचीत कर लो भाई, बड़े से बड़ा मामला आसानी से हल हो सकता है सिर्फ बातचीत के माध्यम से। दूसरा देखा, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर स्टेट, प्रमोट पीस एंड कोऑपरेशन। तो यहां पर सबसे पहला पिलर क्या है? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। क्या नाम बच्चों? आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी। इसका काम क्या है? पीस को क्या बोलते हैं, एस्टैब्लिश करना थ्रू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। दूसरा आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी। अब इकोनॉमिक कम्युनिटी क्या करती है? एक प्रकार का मंच है जहां पर 10 के 10 देश एक साथ मौजूद होते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से टॉक्स करते हैं ताकि फ्री ट्रेड डील्स कर सके, सीमा के रिस्ट्रिक्शंस को, बॉर्डर के रिस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस किया जा सके, आसानी से एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी के साथ में ट्रेड कर सके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके, बिजनेसेस आसान हो सके। ये पता है, जानते थे शुरुआत से कि हम 10 आसियान देश जो है ना, वो अलग अलग प्रकार की चीजों को बनाने में एक्सपर्टनेस अचीव कर सकते हैं।
और अगर कोई चीज किसी एक देश में बहुत चीपली और बहुत क्वालिटेटिव बन रही है तो उसको सब बनाने की कोशिश क्यों करें? उससे सोर्स करो, और जो तुम बना सकते हो वो उसको सोर्स करवाओ, और इस तरीके से हम सब अपने अपने काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं। समझे कि नहीं? और इस तरीके से इन्होंने एक दूसरे के साथ में फ्री ट्रेड डील्स करी और सेटिंग इकोनॉमिक डिस्प्यूट। इन्होंने जितनी भी सेटलिंग इकोनॉमिक डिस्प्यूट, जो भी इनके इकोनॉमिक डिस्प्यूट थे, जो भी इनके आर्थिक विवाद थे, उन सबको इन्होंने एक एक करके पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। तीसरा है आसियान सोशल एंड कल्चरल कम्युनिटी वर्क, रेजिंग द लेवल ऑफ सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, आसियान विजन सन 2020। तो आसियान ने कहा कि भाई हमारे देश के लोग ना कंपैरेटिवली दुनिया में पिछड़े माने जाते हैं, तो हम आसियान के लोगों को सन 2020 तक एक पर्टिकुलर सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट लेवल तक पहुंचाएंगे, और इसी को आसियान विजन सन 2020 कहा जाता था। अब तो सन 2025 आ गया, सन 2020 के विजन का अब इतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पढ़ना जरूरी है। हम ये जानना चाहेंगे कि आसियान आखिरकार क्या विजुअलाइज कर रहा था, क्या सपने देख रहा था कि सन 2020 तक हमें कहां पर पहुंचना है। तो आसियान विजन 2020 इज अ लिस्ट ऑफ गोल्स सेट बाय आसियान फॉर 2020, यानी सन 2020 के लिए आसियान के द्वारा जो गोल सेट किए गए उसे आसियान विजन सन 2020 कहते हैं। ये गोल क्या थे? आसियान वांट टू प्ले एन एक्सटर्नल रोल इन द वर्ल्ड, रिजॉल्विंग ऑल द म्यूचुअल डिस्प्यूट थ्रू द डायलॉग एंड इज द मेन पॉइंट ऑफ द आसियान विजन सन 2020। तो आसियान विजन सन 2020 का सबसे मेन जो एस्पेक्ट है ना, वो ये है कि आसियान ये सपना देखता है एक ऐसी दुनिया और एक ऐसे कम्युनिटी का जहां पर बड़े से बड़े मामले को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को टॉक्स के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से सॉल्व किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। अब ये आसियान वे और आसियान स्टाइल क्या है, शॉर्ट में समझो। आसियान का अपना एक स्टाइल है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी है जो शायद हमें दुनिया के बाकी संगठनों के अंदर देखने को नहीं मिलती। इसी को आसियान वे भी कहा जाता है, आसियान का तरीका। आसियान का तरीका क्या है? आसियान का तरीका है पीस नॉट वॉर, यानी युद्ध और लड़ाइयां त्याग कर बातचीत के माध्यम से शांति को स्थापित किया जाए। आसियान्स वे ऑफ डेवलपिंग इट्स कॉल्ड द आसियान स्टाइल। तो यहां पर सबसे पहले तो वो पीस और एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, कोऑपरेशन की बात करता है, रिकंसिलिएशन की बात करता है। दिस मेथड ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉन्फ्लिक्ट फ्री, ये बोला ना मैंने कि युद्ध नहीं, कॉन्फ्लिक्ट फ्री डेवलपमेंट। कहते भाई कुछ भी करो, हमारा सबसे पहला मोटिव ये है कि किसी भी तरीके से रीजन में वॉर, बैटल, लड़ाइयां ना हो, शांति होगी, पीस होगी तो डेवलपमेंट अपने आप ही आएगा, और फिर हम सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। पहले हमें क्या अचीव करना है? पीस, और इसी को हम बोलते हैं बच्चों आसियान स्टाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? आसियान स्टाइल। अब बात करते हैं इंडिया एंड आसियान, हमारे कैसे संबंध है। बेटा देखो, हमारी सरकार ना बहुत लंबे समय से इग्नोरेंट थी। हमने आसियान को बिल्कुल ऐसा समझ रखा था कि वी डोंट नीड एनी रिलेशन विद आसियान, लेकिन धीरे धीरे करके जब चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया में फैलने लगा और चाइना ने वहां पर कई सारे प्रोजेक्ट और कई अच्छी दोस्तियां कर ली, तब भारत को यह समझ में आया कि ओ शिट, हम तो फंस गए, हमें भी आसियान देशों को रीच आउट करना पड़ेगा और उनसे संबंध सुधारने पड़ेंगे। तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सन 2008 में एक नई नीति चालू करी। वैसे तो सन 2000 में स्टार्ट हो गई थी, 1991 में स्टार्ट हो गई थी। इन 1991 द पॉलिसी ऑफ वॉक ईस्ट, पहले तो पूर्व की ओर चलो की नीति थी, या लुक ईस्ट पॉलिसी थी, पूर्व की ओर देखो। अभी हम पूर्व की ओर सिर्फ देख रहे थे कि हाँ भाई पूर्व में कुछ है, हमें देशों से बात करनी चाहिए। हमारे कुछ देशों से इस दौरान रिलेशन बहुत बेटर भी हुए। वियतनाम से हमारे रिलेशन सुधरे, उसी के साथ साथ में हमने देखा थाईलैंड से हमारे रिलेशन बहुत अच्छे थे, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हुए इंडोनेशिया के साथ में, और इन देशों से हम धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कोऑपरेट करने लगे, बिजनेस करने लगे, ट्रेड करने लगे। कई देशों से हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हुए। लेकिन सन 2014 में सरकार बदलने के बाद जब आज की बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसको बोलते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मतलब पूर्व की ओर अब देखो मत, पूर्व की ओर काम करो। भारत ने कई सारे नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए, जैसे आज ओएनजीसी भारत का एक नवरत्न बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है, जो कि वियतनाम के ऑफशोर मतलब कि समुद्र के किनारों से आज तेल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तेल निकाल रहा है। दूसरा, हमने फिलीपीन जैसे देश को ब्रह्मोस जैसा आधुनिक हथियार बेचा। तीसरा, हमें यहीं पे देखने को मिलता है कि थाईलैंड के साथ में हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री भी दी जा रही है। उसी के साथ साथ में हमें देखने को मिलता है
कि किस प्रकार से भारत ने इंडोनेशिया के साथ में हाल ही में अपने संबंधों को बहुत बेहतर कर लिया है। तो इन सब देशों के साथ आज भारत के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। भारत का कई सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। मलेशिया के साथ हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड है और ये सारे देश कहीं ना कहीं भारत और चाइना को